किसी एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुझे बताइए जिसने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। आज़ादी के तमाम मतलब अगर आप समझ सकते हैं तो सबसे बड़ा मतलब यही है कि आज़ादी का मतलब है सवाल करना सरकार से और देश के हर उस सरकारी आदमी से जो इसको चलाने का जिम्मा आपने उसे दिया है, इस देश को संवारने का जिम्मा आपने जिसको दिया है। वो कहानियाँ जो आपको कभी सुनाई नहीं गईं और कहानियों की भीड़ में कहीं खो गईं, मगर मौजूद हैं आपके आसपास ही। मैं सुनाऊंगा आपको वही तमाम खोई हुई कहानियाँ। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे हैं। हमें आज़ाद हुए लगभग 74 साल हो गए हैं और आज आपसे बात ये करनी है कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि आज़ादी क्या है तो इसकी क्या परिभाषा दी जा सकती है। आप इतिहास के तमाम पन्ने पलटेंगे, तमाम लोगों के दिए हुए बयान पढ़ेंगे, तमाम चीज़ों के अध्ययन के बाद जो एक बात निकल कर आएगी वो ये होगी कि आज़ादी का मतलब है सवाल करना। हर उस चीज़ के लिए जो आपके सामने घट रही है, अगर उसके लिए आप सवाल कर पा रहे हैं तो आप बेशक आज़ाद हैं। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि एक बार आज़ादी शब्द बोल कर देखिए, आज़ादी महसूस होती है। भारत जैसे देश में जब हमें 1947 में आज़ादी मिली तो वो आज़ादी किसी एक आदमी की नेमत नहीं थी। इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों करोड़ों लोगों का योगदान था। आंकड़ों और इतिहास के पन्नों पर जो डेटा रजिस्टर्ड है उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमें आज़ादी दिलाने के लिए 14,000 लोग शहीद हो गए, जिन्हें शहीद माना गया, जिनके आंकड़े भारत सरकार के पास हैं। लेकिन ऐसे न जाने कितने और हज़ारों लोग रहे होंगे जो शहीद हुए, जिनके नाम हमें नहीं पता, और आज उनकी मेहनत के बाद, उनकी शहादत के बाद हम इस आज़ाद देश में, इस आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आज़ादी सिर्फ गांधी की मेहनत है, या ऐसा कह दूँ कि आज़ादी सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह की मेहनत है, ये नरम दल की मेहनत है या गरम दल की मेहनत है, किसी एक आदमी को या किसी एक विचारधारा को आज़ादी का श्रेय देना तमाम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आज़ादी 1947 के दौर में उस हर एक भारत के नागरिक की नेमत है जो उस समय भारत में था और अपने अपने घर से, अपनी अपनी जगह पर, वो जिस जगह मौजूद था उस जगह से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। ये आज़ादी हमें बहुत महंगी मिली है, ये आज़ादी सस्ती नहीं है, इसे ऐसे ज़ाया मत कीजिए। देश के इस दौर के माहौल में जब सवाल पूछने का जो स्पेस है वो थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे में आज़ादी की परिभाषा को पढ़ना ज़रूरी है और ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि जिन लोगों ने आज़ादी की आधारशिला रखी थी वो आखिर कैसे भारत की संकल्पना कर रहे थे, वो कैसा भारत देखना चाहते थे। आज़ाद भारत 74 साल बाद कैसा होगा, ये जब सोचा होगा तो कैसी तस्वीरें उनके जहन में आई होंगी। ये तमाम सवाल अगर आपके जहन में उठते हैं तो आप आज़ाद हैं। आज़ादी ने हमें ढेर सारे अधिकार दिए, मसलन अधिकार दिया किसी भी भाषा में बोलने का, किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी तरह के कपड़े पहनने का, कोई भी व्यवसाय करने का, पूरे देश में कहीं भी घूमने का। लेकिन उसके साथ साथ आज़ादी ने आपको कुछ कर्तव्य भी दिए, कुछ उत्तरदायित्व भी दिए। वो कर्तव्य और उत्तरदायित्व अगर हम भूल जाएंगे तो हम अपनी आज़ादी को उतना सुंदर नहीं बना पाएंगे जितनी सुंदर हमारी ये आज़ादी है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या आज़ादी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। इसका जवाब ये है कि आज़ादी किसी राजनीतिक पार्टी की देन नहीं है। 1947 से पहले जिस तरीके से कांग्रेस इस देश में आंदोलन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कर रही थी, तमाम और लोग भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी अपनी जगह से लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई को छोटा नहीं आंका जाना चाहिए। वर्तमान माहौल में एक नया माहौल बना है, एक नई तरीके की संकल्पना बनाई जा रही है, तमाम तरीके के नए सवाल हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं कि अगर नेहरू ऐसा करते तो ऐसा होता, भारत का विभाजन जो हुआ उसके लिए गांधी जिम्मेदार हैं, और तमाम नेताओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आप अंबेडकर को कटघरे में खड़े करते हैं, आप नेहरू पर सवाल करते हैं, आप गांधी पर सवाल करते हैं, कुछ लोग भगत सिंह पर भी सवाल करते हैं।
लेकिन एक बुनियादी बात जो आप समझिए कि उस दौर की परिस्थितियां और समस्याएं क्या थीं, उनसे हम परिचित नहीं हैं। उस दौर में जो लोग आज़ाद भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने अपना 100% दिया। उसकी ही देन है कि भारत आज़ाद हुआ। अब आज़ादी के बाद अगर हम उन्हें कोसते हैं तो उस वक्तव्य का या उस संकल्पना का, उस विचारधारा का मतलब क्या बनता है, ये भी समझना पड़ेगा। अगर उन्हें कोसने की जगह हम इस भारत के वर्तमान समय और भविष्य पर मेहनत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतिहास बदला नहीं जा सकता है, इतिहास पर बात की जा सकती है। और उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को कोसने से उस इतिहास के पन्ने बदल नहीं जाएंगे। हाँ, इतिहास पर सवाल होने चाहिए, बेशक होने चाहिए, लेकिन क्या किसी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान हमें स्वीकारना चाहिए? ये भी एक बुनियादी सवाल है। अब आज़ादी के इस दौर में युवा पीढ़ी की क्या भूमिका है? भारत वो सबसे बड़ा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। लगभग 35 से 40 करोड़ की युवा आबादी भारत देश में है। और वो आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करती है? आज़ादी के नाम पर मसलन आप अपने व्हाट्सएप के पर तिरंगे की फ़ोटो लगा देते हैं, सोशल मीडिया से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर देते हैं। कोई आदमी सड़क पर पान की पीक थूकते हुए कहता है कि इस देश में बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकार चोर है। इन तमाम सवालों के बीच एक बात समझिए कि जब वो आदमी सड़क पर पान की पीक थूक करके इस देश के भ्रष्टाचार को गाली दे रहा है, तो एक और वो सवाल तो उठा रहा है जो आज़ादी से उसे मिला, लेकिन दूसरी तरफ वो इस देश को गंदा भी कर रहा है। आपको सफाई सिर्फ आपके व्यक्तित्व में और आपके कपड़ों में, आपके वजूद में नहीं लानी है, आपको सफाई अपनी सोच में भी लानी है। वो सोच जो इस देश में सकारात्मक माहौल तैयार करती है। सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी हो, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और वो विचारधारा उसकी राजनीति करने का ज़रिया है। इस देश की आज़ादी की एक अलग विचारधारा है और वो विचारधारा इन तमाम विचारधाराओं से बहुत बड़ी है। जब आप किसी पार्टी के सदस्य बनते हैं, उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो उसके नज़रिए से इतिहास मत पढ़िए या उसके नज़रिए से आज़ादी को मत देखिए। आप आज़ादी को देखिए उन तमाम किताबों से, उन तमाम दस्तावेज़ों से जो मौजूद हैं। जब हम बिना किताबों के, बिना दस्तावेज़ों के लोगों की कही और सुनी बातों में आ जाते हैं और उससे एक मनोभावना, एक विचारधारा तैयार करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप से भी न्याय नहीं कर रहे होते हैं और हम अपने देश की आज़ादी को समझ भी नहीं रहे होते हैं। एकदम सादा और बुनियादी सवाल समझिए कि क्या जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, तमाम स्वतंत्रता सेनानी जब ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे या ये एक ऐसे भारत की लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं? ये बात आप समझिए कि जब भी आपसे हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो उस भारत की बात नहीं की जाती है जिसकी आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी। इस देश की बुनियाद रखने में किसी एक धर्म या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा, इन सब का मिला जुला योगदान था। जब आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो आप इस राष्ट्र में से उन तमाम मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत को दुत्कार देते हैं, और जब आप कहते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों की मेहनत है तब आप हिंदुओं की मेहनत को नकार देते हैं। तो इस आज़ादी में और इस राष्ट्र में जब तक आप हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग छांट कर और बांट कर देखते रहेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम अपनी असली आज़ादी तक पहुंच पाएंगे। हमारी असली आज़ादी ही यही थी कि ये देश जो पहले 550 से ज़्यादा रियासतों में बटा था, एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आए जिन्होंने इन तमाम रियासतों को बांधा, एक सूत्र में पिरोया और उस नक्शे का निर्माण किया, उस सोच का निर्माण किया जिस सोच को भारत कहते हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए थे। आज़ादी का एक मतलब ये भी था कि जो 550 से ज़्यादा रियासतें थीं वो भारत नहीं था, वो कई टुकड़े थे, उनको एक किया गया था। और इस दौर में अगर हम अपने देश में ही हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई रखेंगे तो हम कहाँ एक हैं? अलबत्ता हम हिंदू के तौर पर भी एक नहीं हैं। कुछ लोग अगड़ा, पिछड़ा, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर में भी बटे हुए हैं। तो आज़ादी की मूल भावना तो खोती जा रही है। इसमें किसी एक पार्टी का दोष नहीं है। अगर मैं कहूँ कि पिछले 6-7 साल में बीजेपी का कार्यकाल दोषी रहा है तो ऐसा नहीं है।
इस देश में जब तक राजनीति जातिगत वोट बैंक के आधार पर और धार्मिक वोट बैंक के आधार पर होती रहेगी और हम उसका समर्थन करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी राजनीति करती हैं इसलिए इस देश में ऐसी समस्या है, हम उनका समर्थन भी करते हैं। अलबत्ता जब कोई चुनाव में खड़ा होता है तो हम सोचते हैं कि कौन खड़ा हुआ, अच्छा यादव जी हैं, हमारी कास्ट वाले, इनको वोट देना चाहिए, अरे ये तो पंडित जी हैं, इनको वोट दीजिए, ये हमारा भला करेंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि जिस क्षेत्र के विकास के लिए हम वोट दे रहे हैं उस क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं वो कितने पढ़े हैं, कितने काबिल हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई शादी हो और विधायक जी घर आ जाएं तो अच्छे विधायक हैं, हम काट देंगे और विधायक जी नहीं आएंगे तो बुरे विधायक हैं। तो इन तमाम तरीके की सोच से निकल करके हमको भारतीय होने के मतलब को समझना होगा। एक नागरिक का वोट एक होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कैसा भी हो, उसका वोट एक ही गिना जाता है। और यही वो आज़ादी है जो आपको दी गई थी। मतलब आपकी अहमियत इस देश में उतनी ही है जितनी इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति की है और इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति की है। ये तमाम अहमियत जब एक होती हैं तब भारत बनता है। जैसे 560 से ज़्यादा रियासतें एक हुई तो भारत बना, ऐसे ही जब ये 125 करोड़ की आबादी एक मुट्ठी में आती है तब भारत बनता है। और हमें ये बात समझनी होगी कि इस देश की युवा आबादी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तलवारें लेकर के, तिलक लगा करके और बंदूकें लेकर के फ़ोटो डालती है, भारत माता की जय लिखती है, क्या आज़ादी का यही मतलब था? आप सब ने खुदीराम बोस के बारे में सुना होगा, एक लड़का जो 16 साल की उम्र में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन के पास बम धमाका करके आया था और भाग गया था। उसके बाद 2 बार पकड़ा गया, दोनों बार छूट गया। एक बार तो पुलिस को चकमा दे करके भाग गया, दूसरी बार पुलिस ने उसकी कम उम्र को देखकर उसे समझा के छोड़ दिया। उसके बाद उसने 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों की ट्रेन पर हमला किया और इसके बाद बंगाल के गवर्नर की हत्या की साजिश रची क्योंकि वो बंगाल विभाजन कराना चाह रहा था। उसके बाद उस लड़के को फांसी हो गई और इस देश में सबसे कम उम्र में आज़ादी के लिए फांसी देने वाले लोगों में उसका नाम गिना गया। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस कहानी से क्या सीख रही है? क्या वो आज़ादी के इसी मतलब को समझ रही है, इसी जुनून को समझ रही है? उस दौर में बम चलाना, गोली चलाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम एक शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे, हम गुलाम थे। आज के दौर में बम, गोली, कट्टा, बारूद की ज़रूरत है ही नहीं। इस दौर में ज़रूरत है कि आप अपने हाथ में किताब लेकर निकलें। अंबेडकर अपने हाथ में किताब दबाकर जब एक उंगली आगे की ओर इशारा करके दिखा रहे हैं तो वो उंगली आपको विकास की ऊपरी रेखा दिखा रही है कि वो इस किताब के ज़रिए तय की जाएगी। इस किताब को संविधान भी कह सकते हैं और आप अपने विषय की किताब भी समझ सकते हैं जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं। जब आप इतिहास पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो किसी की बात मत सुनिए, किताबें निकालिए, उन्हें पढ़िए और उसमें से जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए और उन जानकारियों के आधार पर बात कीजिए। सुनी सुनाई बातों से एक भ्रम का माहौल तैयार होता है, गुस्सा तैयार होता है। बंगलौर में भी एक छोटी सी पोस्ट से बताइए धार्मिक हिंसा भड़क गई। उस दौर में जब हम आज़ाद हुए तो सोशल मीडिया था क्या? नहीं था, लेकिन हम आज़ाद हुए थे, भारत था, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो ये सोशल मीडिया और पोस्ट इतनी अहम क्यों हो जाती हैं कि जो 2 भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस देश को बुनियादी की तरफ आगे ले जा रहे होते हैं वो आपस में लड़ बैठते हैं? क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा है आपने? और इसके बाद टीवी पर जो डिबेट्स चलती हैं उनमें क्यों धार्मिक मसले उठाए जाते हैं? सोचा है आपने? आप नहीं सोचते हैं, आप ताली बजाते हैं और ये ताली बजाना ही इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। सबसे आखिरी बात मैं आपसे कहता हूँ कि इस देश की आज़ादी में जितना योगदान हिंदुओं का है उतना योगदान मुसलमानों का है। इसको धार्मिक आधार पर अलग अलग करके, कम ज़्यादा करके नहीं समझाया जा सकता है। उन लोगों ने जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कितनी मुश्किलें झेली हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। हाँ, हम उन्हें नमन कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनसे एक वादा कर सकते हैं, ये वादा कि वो आज़ादी का जैसा भारत देखना चाहते थे, उनके सपनों में जो भारत था, हम वैसा भारत बना कर दिखाएंगे। उस भारत में तोप, गोला, बारूद, बम, कट्टे की ज़रूरत नहीं है। उस भारत में ज़रूरत है स्कूलों की, उस भारत में ज़रूरत है रोज़गार की, उस भारत में ज़रूरत है एक अच्छे माहौल की जहाँ बेटियाँ सुरक्षित होकर घरों से बाहर निकल सकें।
उस भारत में ज़रूरत है हर एक व्यक्ति के सम्मान की, वो गरीब हो या अमीर हो, उसको एक जैसा सम्मान दिया जाए। भारत गांव का देश रहा है। गांव का मतलब होता है वो जगह जो इस देश की बुनियाद रही है। भारत को हमेशा गांव ने मजबूत बनाया है। इस देश में 60% से ज़्यादा लोग खेती किसानी और उससे जुड़े उद्योग पर निर्भर हैं। उनकी समस्याओं पर जब तक बेहतरी से बात नहीं होगी, मैं नहीं मानता हूँ कि ये आज़ादी पूरी होगी। इस देश में किसानों की आत्महत्याओं की दोषी सिर्फ एक सरकार नहीं है। भारत में पिछले 50 साल से किसान ऐसे ही आत्महत्या कर रहे हैं और गांव में सरकारी स्कूलों के हालात वैसे ही हैं जैसे आज आप देख रहे हैं। गांव में शिक्षा व्यवस्था और किसानी की हालत जिस दिन सुधर जाएगी, आप उस आज़ादी तक पहुंच जाएंगे जिसकी सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद ने रखी थी और जो भारत बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे। आखिरी और मूल बात आपसे ये करनी है कि ऐसा हो सकता है इन तमाम बातों में से आपको मेरी कोई बात पसंद ना आई हो, मुझे भी आपकी तमाम बातों में से कोई बात पसंद नहीं आती है। यही तो आज़ादी है कि मैं अपने मन की बात आपसे कहता हूँ, आप अपने मन की बात मुझसे कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी आपसे अपने मन की बात कहते हैं। हम सभी के मन की बातों को सुनिए और समझिए। सहमत नहीं है तो असहमति दर्ज कराइए। उस असहमति में आत्मीयता होनी चाहिए। जब उसमें गाली और तलखी होती है तो तर्क और संवाद खत्म हो जाते हैं, बातचीत का स्पेस खत्म हो जाता है। हम आपस में जितना खुल करके, हंस करके, मुस्कुरा करके बात करेंगे, उतना ज़्यादा दरवाजे खुलते जाएंगे और हम उस भारत की तरफ बढ़ते जाएंगे जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। आज़ादी का मतलब भी तो यही था कि आप खुल करके बात करें। उस दौर में कोई खुल करके बात करता था तो कूट दिया जाता था, पीट दिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। हम उस माहौल से आज़ाद हो गए हैं। तो खुल करके बात करिए, असहमति दर्ज कराइए, अपनी संवाद से गालियाँ निकालिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, किसानों की समस्याओं पर बात कीजिए और इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार से सवाल कीजिए। और ये बात समझिए कि राष्ट्र प्रेम का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बेहतर भारत के निर्माण के लिए सरकार से, इस देश के प्रधानमंत्री से या किसी भी सरकारी व्यक्ति से सवाल करें। सरकार का मतलब राष्ट्र नहीं होता है। सरकार हर 5 साल में बदलती है, मगर राष्ट्र अंत तक रहेगा। राष्ट्र से प्रेम कीजिए, सरकार से नहीं। सरकार आप इसलिए चुनते हैं ताकि वो बेहतर राष्ट्र बनाए। अगर आपको लगता है कि वो कुछ कमी कर रही है तो उससे सवाल कीजिए। सवाल करना ही लोकतंत्र है। देश के प्रधानमंत्री का मतलब राष्ट्र नहीं है, वो मोदी हो या कोई और हो। प्रधानमंत्री का मतलब है वो व्यक्ति जो राष्ट्र को चला रहा है आपके बहुमत के बाद। तो जब भी आपको लगे कि इस देश में कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपका आवाज़ उठाना ही लोकतंत्र है और हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी आवाज़ उठाना ही बोलतंत्र है। हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस देश की आज़ादी में क्या कमी रह गई है, हम बेहतर भारत कैसे बना सकते हैं। और सबसे आखिरी मैसेज, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ा हो। और अगर आपको लगता है ऐसा कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था तो इस मानसिकता को अपने दिल से निकाल कर फेंक दीजिए और आज़ादी के दिन अपने किसी मुस्लिम भाई के साथ जाइए और उसके साथ मिलकर आज़ादी सेलिब्रेट कीजिए और उसे बताइए कि ये मुल्क किसी एक धर्म का नहीं है, ये मुल्क हर उस आदमी का है जो इस मुल्क में रहता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आपका भाई है, वो इस लोकतंत्र का हिस्सा है और यही आज़ादी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,